अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया था क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से क्वालिटी को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे या मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कोई भी फूड आइटम है या कोई भी हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी क्वालिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से क्वालिटी के टूल्स हैं जो हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर या किसी भी बड़े लेवल पे तो हम उनकी जो है वो क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक वो बेसिकली है यही कि हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर क्वालिटी को जो है वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे क्वालिटी को कंट्रोल कर किस तरह से किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इट्स मीन क्या कि हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर क्वालिटी को कंट्रोल करने की बात करें तो इट्स मीन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारी लेबॉर्ट्रीज़ जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रही है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स या कोई भी फूड आइटम्स है या फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बनाई जा रही है, उसके अंदर जो लेबॉर्ट्री रन कर रही है उसकी अगर हम क्वालिटी को कंट्रोल करें या जो लेबॉर्ट्री के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं या जो लेबॉर्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं अगर हम उनको जो है प्रॉपर्ली हैंडल करें, प्रॉपर्ली जो है वो डील करें, तो हम क्या कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको यूज़ करके क्या किया जा सकता है कि क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इन एट इंडस्ट्रियल लेवल पे। कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स हैं हम देखते हैं। फर्स्ट वन लेबॉर्ट्री लेवल पे जो हमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन है इंस्पेक्शन फॉर कंप्लाइंस मस्ट बी परमिटेड। कि फर्स्ट जो है वो क्या है कि जो भी हम लैब के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसकी जो है वो इंस्पेक्शन होना इम्पॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन फॉर कंप्लाइंस, कंप्लाइंस मतलब कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए मस्ट बी परमिटेड, कि उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें अपने जो है वो इंस्पेक्शन करें। जो भी फूड आइटम या जो भी प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्रियल लेवल पे बन रही है कि उसकी इंस्पेक्शन की जाए कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं आइदर वो उसके अकॉर्डिंगली या उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकेंड जो है वो है सफिशेंट स्टाफ मस्ट बी अवेलेबल टू कंडक्ट, ऑल पर्सनल मस्ट हैव एजुकेशन ट्रेनिंग। जितने भी लोग अगर हम कहते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, all personnel must have education, all personnel must have education training, all personnel must have education training and experience according to their and experience according to their ड्यूटीज़। अपनी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर उनके पास जो है वो क्या होगी एक्सपीरियंस होगा, उनके पास एजुकेशन होगी, तो इट्स मीन क्या कि हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, तो अगर वो क्या होंगे प्रॉपर्ली उनके पास एजुकेशन होगी, प्रॉपर्ली ट्रेंड होंगे, प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस होंगे, तो वो क्या करेंगे हर एक काम को, हर एक ड्यूटी को जो है अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। Staff must be available to conduct studies, clothing must be appropriate for the duties and for contamination prevention. Sufficient staff जो है वो लाजमी होना चाहिए ताकि क्या कर सके कि क्वालिटी को मेंटेन रख सके। Sufficient staff must be available। ठीक है, sufficient staff लाजमी होना चाहिए, उनकी जो है वो क्लॉथिंग प्रॉपर क्लॉथिंग होनी चाहिए और क्या होना चाहिए प्रॉपर क्लॉथिंग। प्रॉपर क्लॉथिंग मीन्स क्या कि अगर हम कह रहे हैं कि हम क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सैंपल के साथ या डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो सफिशिएंट एक तो स्टाफ अवेलेबल हो हर एक काम के लिए जिसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की हुई हो। सेकंड क्या कि उनकी प्रॉपर क्लॉथिंग होनी चाहिए कि कोई लेबॉर्ट्री में काम कर रहा है तो उससे मास्क पहनना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं,
या फिर क्या हम कह सकते हैं कि इस तरह की क्लॉथिंग यूज़ करें कि जिससे क्या हो कि हमारा जो भी सैंपल हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो कंटेमिनेशन ना हो सके, या जो भी प्रोडक्ट हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे हैं उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना हो सके, उसकी हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल हो। इसके अलावा इसके साथ साथ क्या चीज़ है कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसको जो भी जॉब्स या जो भी ड्यूटीज़ असाइन की गई है उनके अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर क्लॉथिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी डायरेक्टर मस्ट हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो होता है मैनेजमेंट डेजिग्नेट अ स्टडी डायरेक्टर, एस्टेब्लिश अ क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। क्या होना चाहिए, एक स्टडी डायरेक्टर लाजमी होना चाहिए जो क्या करे, स्टडी डायरेक्टर मस्ट एस्टेब्लिश अ क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस का यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करें। अब क्या है स्टडी डायरेक्टर, हमारा मीन्स क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि जो क्या करता है कि जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम हो रहे हैं या प्रोसेसेस हो रहे हैं तो मैनेजमेंट जो है वो एक स्टडी डायरेक्टर जो है वो मैनेज करती है या असाइन करती है, एक स्टडी डायरेक्टर जो है वो डेजिग्नेट करती है, जिसका काम क्या होता है कि वो एक क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट डेवलप करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस का जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस है क्या, जो कि एश्योर करती है कि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं या जितने भी वर्क्स हो रहे हैं या जो भी हमारे एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर रन कर रहे हैं वो सारे के सारे उनकी क्वालिटीज़ के पैरामीटर्स जो हैं वो उनको एश्योर करने का काम करती है। तो अगर हम क्वालिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो जो भी स्टडी डायरेक्टर हमारी मैनेजमेंट ने डेजिग्नेट किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट डेवलप करे। जिस क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट का काम क्या होता है कि वो क्या करता है कि जितने भी काम हो रहे हैं या जितने भी रिजल्ट्स हो रहे हैं उनकी जो है वो रिजल्ट्स की वैलिडेटिंग चेक करे, जो भी स्टाफ है वो अवेलेबल है या नहीं है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स वो चेक करता है। इसके अलावा क्या करता है, एंड एश्योर द डेफिशिएंसीज आर करेक्टेड, जो कि ये कंफर्म करता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो कि बनाई जा रही है जिसकी क्वालिटी को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो उनको साथ साथ वो करेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, जो स्टडी डायरेक्टर होता है, द स्टडी डायरेक्टर मस्ट हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो भी स्टडी डायरेक्टर असाइन किया गया है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस को भी मैनेज करेगा, स्टैब्लिश करेगा, क्या होना चाहिए, स्टडी डायरेक्टर must have appropriate training and experience, must have appropriate ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसका होना ज़रूरी है। अगर उसका ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना ज़रूर होगा तभी वो क्या कर सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस के यूनिट को डेवलप कर सकता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर मेथड है उसको वैलिडेट कर सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई भी हम कह सकते हैं कि जो है वो फॉल्ट्स आ रहे हैं उनको क्या कर सकता है, उनकी करेक्शंस करवा सकता है। द क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, हैज़ ओवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्शन एश्योर दैट प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड। जो स्टडी डायरेक्टर होता है उसी का काम ये होता है कि वो इंश्योर करता है कि जो भी प्रोटोकॉल्स डेवलप किए गए वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। प्रोटोकॉल्स मीन्स क्या क्या, हम कहते हैं कि कोई भी अगर इंडस्ट्रीज लेवल पे प्रोडक्ट बनाई जा रही है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक पूरा प्लानिंग की जाती है। तो जो स्टडी डायरेक्टर होता है वो ये श्योर करता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनाई जा रही है उसके लिए जो प्रोटोकॉल असाइन किया गया था या डिज़ाइन किया गया था, सारे के सारे स्टेप्स जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इट्स मीन अगर हम कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एट द एंड हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट बन रही है उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट इज मैंडेटरी एंड सेपरेट फ्रॉम स्टडी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द मैनेजमेंट दैट रेगुलेशंस आर फॉलोड, मेंटेन मास्टर स्केड्यूल चार्ट, मेंटेन कॉपीज ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट मस्ट बी फॉलोड पीरियोडिकली। इसके अलावा इसका क्या काम होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को जो है वो नोट डाउन करता है, जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड होती हैं तो वो रिक्वायर्ड जो है वो क्या करता है, क्वालिटी एश्योरेंस जो यूनिट डेवलप किया गया है वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें आती हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको नोट डाउन करता है, जो भी करेक्शंस की जाती हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उनको जो है वो मेंशन करता है। डिटरमाइन दैट अनऑथराइज्ड डेविएशन फ्रॉम प्रोटोकॉल्स हैज़ अकर्ड। अगर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते, उनमें कोई डेविएशन आती है तो वो उनको नोट डाउन करता है और उनके अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करता है
कि जो भी इंस्पेक्शंस होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर जो है वो सारी चीज़ों को मेंशन करता है कि कौन कौन से एक्शंस किए गए, किस तरह से कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली हमारे क्या क्या रिजल्ट आने चाहिए थे, लेकिन कितनी डेविएशन आई और उन डेविएशंस को जो है वो किस तरह से रिजॉल्व किया गया। नेक्स्ट है फैसिलिटीज मस्ट बी सूटेबल फॉर मेजरमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ टेस्ट आइटम। फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो हम क्या कह सकते हैं, फैसिलिटीज must be available for handling and testing। ठीक है, अगर सूटेबल फैसिलिटीज़ होंगी, चाहे हमने वो अपना जो भी सैंपल है या जो भी चीज़ है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट जो बनाई जा रही है, एनालाइज की जा रही है, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग के लिए या उसकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं जो भी हमारी फूड प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है। A written protocol is required for each study that defines all aspects of how it is to be conducted and the record that are to be kept। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक रिटन प्रोटोकॉल लाजमी होना चाहिए क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि किस तरह से कोई भी काम जो है परफॉर्म किया जाएगा। रिटन प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी, इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी। ठीक है, रिटन प्रोटोकॉल लाजमी होना ज़रूरी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होता है कि कौन कौन सा स्टेप होना है, किस तरह से जो है वो कोई भी स्टेप किया जाएगा, एट दी एंड क्या क्या जो है वो डेविएशन हो सकती है, किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर अराइज हो सकता है तो उसको जो है वो किस तरह से रिमूव करना है, किस तरह से कौन कौन सी करेक्शंस करनी है। इसके अलावा क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो स्टडी डायरेक्टर, जो हमने कहा कि स्टडी डायरेक्टर होता है, जो भी प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है वो स्टडी डायरेक्टर उसको अप्रूव करे और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो क्या किया जाए कि पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो एनालिसिस का हो रहा है, चाहे वो कोई फूड प्रोडक्ट की या कोई भी आइटम की सिंथेसिस का काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोटोकॉल के जरिए जो है वो उसको फॉलो किया जाए। स्टडी डायरेक्टर एंड स्पॉन्सर फॉर अप्रोप्रिएट स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल एंड मॉनिटर्ड फॉर कन्फर्मेंस एंड एनी चेंजेस मस्ट बी एक्सप्लेनेबल। अगर हम क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल के दौरान को यूज़ किया हुआ है जो कि प्रोटोकॉल हमारे जो है वो स्टडी डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया है या स्टडी डायरेक्टर ने अप्रूव किया है, अगर उस प्रोटोकॉल के अंदर हम कोई भी चेंजेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस या ड्यूरिंग द सिंथेसिस या ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी दी जाए कि अगर इस किसी भी प्रोटोकॉल के पॉइंट के ऊपर कोई भी चेंजेस किया गया है तो किस वजह से किया गया है, किस पर्पस के लिए किया गया है, कि अगर हम उसको चेंज करते हैं तो आइदर वो हमारे क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है या नहीं करता। तो क्या है कि रिटन प्रोटोकॉल लाजमी होना चाहिए जिसको क्या किया जाए, प्रॉपर स्टडी किया जाए, प्रॉपरली फॉलो किया जाए, ताकि जो भी आइटम या जो भी चीज़ हम इंडस्ट्रियल लेवल पे काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम कंट्रोल सकें। फाइनल रिपोर्ट एक बनती है, फाइनल रिपोर्ट मस्ट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन रेगुलेशंस, चाहे वो रॉ डाटा से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन से है, प्रोटोकॉल से है, स्पेसिमेंस आपने सैंपल अपने कहाँ से लिए। फाइनल रिपोर्ट मस्ट बी रिटेन, वेरियस रिटेंशन टाइम आर स्पेसिफाइड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिकॉर्ड। फाइनल रिपोर्ट लाजमी होती है। ठीक, फाइनल रिपोर्ट के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि जिसके अंदर तमाम कंटेंट ऑल इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि कौन कौन से क्वालिटी के पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, प्रोटोकॉल कैसा था, किस तरह से जो है वो उसको फॉलो किया गया, स्पेसिमेंस जो है वो कहाँ से किस तरह से कलेक्ट किए गए, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपनी फाइनल रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं ताकि उसकी बेस पे क्या हो सके, जो भी हमारी प्रोडक्ट बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी को इवेलुएट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसक्वालिफिकेशन रिजल्ट इन नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डाटा, various grounds for disqualification are specified and reinstatement possible। disqualification भी है, disqualification will result in non acceptance, disqualification ठीक है। अब क्या है डिसक्वालिफिकेशन मीन्स का क्या है कि हो सकता है कि हमने कहा कि जो भी हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं हम इंडस्ट्रियल लेवल पे उसकी क्वालिटी के उसके लिए जो प्रोटोकॉल था अगर उसके अंदर कोई ऐसी
पॉसिबल चेंजेस कर दी गई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे इसमें क्या हो सकता है कि जो भी रिजल्ट्स आए या फिर जो हम कहते हैं कि हमारे पूरे एनालिसिस के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आए वो डिज़ायर्ड या एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा जो डाटा है या जो भी हमारा रिजल्ट है वो डिसक्वालीफाइड हो जाए। क्योंकि क्या होता है, हम कहते हैं कि जब भी हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी काम होता है तो क्वालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी हमारा स्टेप ऐसा था जो कि जहाँ पे हमारी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है या प्रोटोकॉल को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया, तो जो हमारा स्टडी डायरेक्टर होता है, जो कि एट दी एंड या क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है, वो क्या कर सकता है कि जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको डिसक्वालीफाई कर देता है। जिसका मतलब क्या है कि जो भी डाटा है या जो भी आपने पर्पस या जो भी प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया, जिस तरह से भी आपने अपना सैंपल कलेक्ट किए, एनालिसिस किए, या कहीं पे भी आपको इस तरह से फील हुआ कि जो है वो क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया गया, तो डिसक्वालिफिकेशन भी जो है वो रिजल्ट्स की होती है। इस तरह से क्या होता है कि अगर हमें एट दी एंड ये हो कि हमारा जो है वो डाटा डिसक्वालीफाई हो सकता है, जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमारे डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, तो उससे एक तो ये होता है कि हम कहते हैं कि टाइम वेस्ट होगा, लेबर इंटेंसिव है, फिर हम कहते हैं कि हमारी जो है वो कंजप्शन हो गई है मटेरियल्स की या चीज़ों की। तो उसके लिए क्या होता है कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ताकि हम क्या करें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सके। तो ये डिसक्वालिफिकेशन का भी एक पैरामीटर रहता है कि जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि एट द एंड हमारे रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं आएंगे तो हमारा पूरा का पूरा डाटा जो है वो डिसक्वालीफाइड हो सकता है। तो बेसिकली ये लैब के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लैब्स होती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ अगर हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्वालिटी की कंट्रोल की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो है वही सारी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल होती हैं तो उससे हम कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने जो क्वालिटी के डिफरेंट टूल्स डिस्कस किए हैं, इनके साथ साथ क्या होते हैं वो क्वालिटी के कंट्रोल के वो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या किया जाता है कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है वो क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है तो वो किस तरह से जो है वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लें quality control and quality assurance in pharmaceutical industry. Quality assurance इन फार्मास्यूटिक मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ों में किस तरह से इन्वॉल्व, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो किस तरह से काम करती हैं, ताकि वो क्या कर सके कि जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रही हैं, चाहे वो क्या है टैबलेट्स हैं, कोई भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस, किस तरह से जो है वो क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो क्या करते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने में। एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब दी एश्योरेंस फर्स्ट जो आता है वो है दी एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या कि एश्योर करना, दी एश्योरेंस, ठीक है। एश्योरेंस क्या मतलब क्या, दी एश्योरेंस टू प्रेजेंट और फ्यूचर कस्टमर दैट in a high reactivity job customer is expectation of the delivered products can be guaranteed। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं वो किस चीज़ होते हैं कि वो इस चीज़ को एश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट किसी भी कंज्यूमर्स को दी जा रही हैं वो क्या है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सेकेंड जो ये काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, मतलब क्या कि अपनी फर्स्ट क्या आ गया एश्योरेंस कि कस्टमर को जो है वो एश्योर करवाना कि क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल है,
जो भी प्रोडक्ट बन रही है या जो भी फार्मास्यूटिकल सिंथेसाइज की जा रही है। सेकंड किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिटी को अश्योर या क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि इस चीज़ की श्योरेंस दिलाई जाती है कि जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो बनाए जाते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट आर एक्सपीरियंस एंड सेंट्रलाइज्ड इन अ क्वालिटी एश्योरेंस हैंडबुक्स। और जो थर्ड वन होता है वो है द कंट्रोल ऑफ ऑल इंटरवेंशंस एंड पर्टिकुलर प्रोसीजर। The control of all interventions and particular procedure। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्या कि इंटरवेंशन मीन क्या कि अगर प्रोसीजर्स के अंदर कोई भी पॉसिबल चेंजेस की जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल होती हैं। और थर्ड नेक्स्ट क्या कि एंड पर्टिकुलर प्रोसीजर के, और जो भी पर्टिकुलर प्रोसीजर यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, अंडर कंट्रोल होता है। अंडर कंट्रोल मीन्स क्वालिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो कंट्रोल प्रोसीजर होता है, ताकि क्या है कि जो भी हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट बन रही है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रही है, वो उसकी क्वालिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंप्लायंस जो भी हमने स्टैंडर्ड्स हमने कहा है कि उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल डोमेन के अंदर किस किस चीज़ पे ये कंसिस्ट करता है जिसके जरिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल डोमेन्स इट कंसिस्ट ऑफ किस तरह से ये काम करते हैं इन फार्मास्यूटिकल डोमेन्स, इट कंसिस्ट ऑफ मतलब किस तरह से वो क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल। माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल क्या कि जो भी रॉ मटेरियल खरीदा गया है या जो भी परचेज किया गया है या कोई भी प्रोडक्ट आई है उस प्रोडक्ट की क्लीनलीनेस को, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर इफेक्ट ना करे, कोई बैक्टीरिया उसकी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट ना करे, उसको कंट्रोल करना इन्वॉल्व एज वेल एज द बैक्टीरियोलॉजिकल चैलेंज टेस्ट फॉर द प्रिजर्वेटिव एफिशिएंसी। इसके अलावा क्या किए जाते हैं कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि मुख्तलिफ जो है प्रिजर्वेशन के जो है वो टेस्टिंग की जाती है कि जो भी प्रोडक्ट बनाई गई है उसके ऊपर कोई माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो उसको इफेक्ट ना करे, उसकी कंपोजिशन को इफेक्ट ना करे, क्योंकि ये ना हो कि एट द एंड जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या हो उसकी क्वालिटी जो है वो इफेक्ट हो सके। तो फार्मास्यूटिकल डोमेन्स के अंदर क्वालिटी को एश्योरेंस करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल लाजमी है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिकल एनालिसिस। फिजिकल केमिकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया जाता है, जिसके जरिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं लाइक क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हेड स्पेस काइनेटिक, हेड स्पेस कंट्रोल या विस्कोसिटी वगैरह। इसके जरिए हम क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल केमिकल एनालिसिस। और लास्ट वन जो है नहीं सॉरी, इसके बाद फाइनलाइजिंग द डिटेल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। फिजिकल केमिकल एनालिसिस के फाइनलाइजिंग द कि कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो क्या कर सकता है, फाइनलाइजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर, कि कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो सूटेबल रहेगा हमारे इस एनालिसिस के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये स्पेसिफिक एनालिटिकल प्रोसीजर फॉलो करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। वैलिडेशन ऑफ मेजरिंग मेथड्स, कि जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वो मेथड जो है वैलिडेटेड होना चाहिए, वैलिडेशन ऑफ मेथड। और लास्ट स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेटिव स्टडीज़। अगर हम जो है वो स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेटिव स्टडीज़ अकॉर्डिंगली होंगी हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल पे। स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेटिव स्टडीज़। और लास्ट वन है क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्वालिटी की एश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है वो साथ साथ काम करता है, जो क्या करता है कि एश्योर करता रहता है कि जितने भी स्टेप्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली फॉलो किए जा रहे हैं
हमारे जो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपने सुना होगा ISO इंटरनेशनल ISO की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ISO सर्टिफिकेशन होती है, जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि जो ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड्स या मेथड्स या प्रोसीजर्स हम ISO से सर्टिफाइड जो मेथड्स या प्रोसीजर्स होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें कि अपनी जो भी फूड प्रोडक्ट्स या जो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन द फूड इंडस्ट्रीज़ के फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो क्वालिटी को हम एश्योर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस हमने जनरल देख लिया। फार्मास्यूटिकल का फार्मास्यूटिकल जो है वो किस तरह से अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज किस तरह से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फूड इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरह से अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से ये काम करते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं दो स्टेप्स जो है वो फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है क्वालिटी का कंट्रोल अगर हमने करना है तो बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं। अगर हम उनके ऊपर काम कर ले तो हम क्या कर सकते हैं फूड आइटम्स की जितने भी हैं हमारी उनकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। टुडे इन द फूड इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर बेस्ड ऑन टू डिफरेंट स्टेजेस। दो डिफरेंट स्टेजेस हैं बेस्ड ऑन टू डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट वन है प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन और सेकंड जो है वो है कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है। कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि फूड इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी को कंट्रोल करना है या क्वालिटी को एश्योर, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर हम इन दोनों पे काम कर लें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट्स हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे बन रही है हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मजीद फर्दर डिटेल हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड के किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।